अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ, लेकिन एक शर्त पे करता हूँ कि अगर आपको डर लगता है तो ये आपके लिए कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको फिर भी ये स्टोरीज सुननी होती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी का सार कर लिया करें और अकेले में ही स्टोरीज ना सुना करें। बेहतर ये कि अपने फ्रेंड्स, कजन्स या अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन लिया करें ताकि आपको डर ना लगे। और अगर आपको रात में डर लगता है तो दिन में सुन लिया करें, और अगर आपको रात में सुनना है तो रूम की लाइट ऑन करके सुन लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। आयतुल कुर्सी का सार बांधना ना भूलिए। कहा जाता है जब इन मखलूकात का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की स्टोरी जिन्होंने मुझसे शेयर की है, ये कुछ दोस्त थे जो गडाब के इलाके में रात के टाइम सफर कर रहे थे और फिर इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई, जिन्होंने अपनी वीडियोस भी मुझे शेयर की हैं, जो मैं उनकी स्टोरी के साथ आपसे शेयर करूंगा। और आज की स्टोरी के एंड में एक छोटी सी स्टोरी मेरी अपनी भी है, क्योंकि मेरा एक पैशन है। हम कुछ दोस्त बाइक्स पे कभी कभार नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाते हैं, जो हम काफ़ी एडवेंचर करते हैं। फिर एक दफ़ा लीपा वैली कश्मीर में मेरे साथ एक छोटा सा एक खौफनाक वाक़या पेश आया, जो मैं आपसे स्टोरी के एंड में शेयर करूंगा। और उसकी एक वीडियो भी मेरे पास है जो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। तो आज की स्टोरीज आपने बिल्कुल लास्ट तक सुननी है और एंड में मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगा जो मेरी अपनी है। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ दोस्तों का ट्रिप था बाइक्स पे, एक सुनसान इलाके में ये घूमने फिरने जाते हैं और फिर इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी लोग मुझे स्टोरीज भेजते हैं, जब आप इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हो, इनकी टेरिटरी में जाते हैं और उनको तंग करते हैं, तब ये चीज़ें आप पर हावी होती हैं। तो इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया और फिर एक मजाक एक खौफनाक वाक़ये में बदल गया। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप। आपको और तमाम सुनने वालों को भी मेरा सलाम। अभी 3 दिन पहले हम 6 दोस्त कराची के इलाके गडाब में पचारन घूमने गए थे। ये जगह बहुत कम लोगों को मालूम है। वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ वाइल्ड लाइफ का एक चेक पोस्ट बना हुआ है। वहां से अंदर दाखिल होते ही तकरीबन 30 मिनट का रास्ता है पचारन तक। ये पूरा रास्ता सुनसान जंगल से गुजरता है। चारों तरफ पहाड़ है और जगह जगह पानी बहता है। खैर ये जगह दिन में जितनी प्यारी लगती है उतनी ही सुनसान भी होती है। वहाँ ना कोई सिक्योरिटी और ना ही लोगों का ज्यादा आना जाना, क्योंकि ज्यादातर को उस जगह का पता ही नहीं। वहां हमारे साथ बहुत खतरनाक वाकयात पेश आए। मैंने आपको जगह बता दिया, अब कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम कामरान है और मुझे एक्सप्लोरिंग का बहुत शौक है। मेरे दोस्त वकास और इसराम को भी यही शौक है, इसलिए हम वहां गए थे। हम 6 लड़के 3 बाइक्स पर थे। मैं, वकास, उसका छोटा भाई वलीद, मेरा छोटा भाई दानियाल और उसके दोस्त इंसाफ और असराम। हमने वहाँ कुकिंग भी करनी थी। जब हम पहुंचे तो मैंने और इसराम ने कढ़ाई बनाने का काम शुरू किया। बाकी दोस्त मजे कर रहे थे, नहा रहे थे और घूम रहे थे। अदनान भी अचानक इसराम को ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे गाड़ियों के पास कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। मैंने भी मजाक में उसकी बात को बढ़ाया और तफरीह के लिए डराया कि हाँ, मैंने भी देखा है, कोई खड़ा था और आवाज भी आई थी। हालांकि ये सब झूठ था। खैर हम कढ़ाई लकड़ियों को जलाकर बना रहे थे। गोश्त को पकने के लिए रख दिया और उसमें मसाले वगैरह डालकर हम लोग फिशिंग करने चले गए, क्योंकि वहां मछलियां भी मौजूद हैं। उसी दौरान मैं अपना फोन लेने के लिए बाइक के पास आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देखकर भागा या कहीं छुप गया। मैं फौरन ऊपर की तरफ गया और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मुझे डर ये हुआ कि कहीं कोई चोर ना हो, इसलिए मैंने सबके फोन वहां से उठा लिए। लेकिन अदनान भाई, वो जगह ऐसी है कि वहां कोई नहीं होता। सिर्फ चेक पोस्ट पर 4-5 लोग होते हैं और उसके आगे तकरीबन 30 मिनट का रास्ता जंगल का होता है। खैर अचानक मौसम बदल गया, तेज आंधी चली और फिर उसके बाद काले बादल आ गए। कुछ ही देर में जोर जोर की बारिश शुरू हो गई। मैंने सबको पानी से बाहर आने का कहा, क्योंकि बारिश के पानी में भरोसा नहीं किया जा सकता।
हमें तैराकी भी ज्यादा नहीं आती थी। खैर, हमने बड़ी मुश्किल से बारिश से अपनी कढ़ाई को बचाने की कोशिश की। फिर हमने खाना खाया और आपस में एक दूसरे को डराते रहे। मैं और इसरार एक दूसरे को ज्यादा डरा रहे थे, जबकि वकास बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी हालत मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी थी। वो बार बार कह रहा था, अब निकलो यहाँ से, क्योंकि इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बज गए थे और मगरिब का वक्त हो चुका था। अदनान भाई, मैं आपकी कहानियां रोज सुनता हूँ, इसीलिए मैंने भी हड्डियां एक जमा करके रख दी और रोटियां पानी में डाल दी ताकि मछलियों को खिला सकूं। लेकिन ये हमारी गलती थी कि हम वहां अंधेरे तक रुक गए, क्योंकि ये जगह जंगल के बीचों बीच है, पहाड़ों से घिरी हुई और बिल्कुल सुनसान। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। जानवर भी होते हैं और अंधेरे में निकलना लाजमी था। खैर, मेरे साथ वकास का भाई वलीद बैठा हुआ था। इसरार के साथ वकास और दानियाल अपने दोस्त इंसाम के साथ था। अब पूरा अंधेरा छा चुका था। मैं ऊपर खड़ा होकर इन सब को झूठ मूठ की भूतिया बातें सुनाकर डरा रहा था। रास्ते का मजा लेने के लिए मुझे अलग ही मस्ती चढ़ी हुई थी, लेकिन वकास और इंसान तो रोने के करीब पहुंच गए। खैर, मजाक मजाक में सब कुछ कब हकीकत बन गया हमें पता ही नहीं चला। हमारे पास सिर्फ बाइक्स की लाइट्स की रोशनी थी, बाकी हर तरफ खूब अंधेरा और सन्नाटा था। हमारे अलावा सिर्फ गीदड़ और लगड़ भुकों की आवाजें आ रही थी और वो रात वाला कीड़ा टर टर करके अजीब सा माहौल बना रहा था। अचानक इसराम की बाइक एकदम से बंद हो गई। बहुत कोशिश की, धक्का लगाया, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर दानियाल ने दिमाग लड़ाया और कहा, इसरार जो सिगरेट पी रहा था उसको प्लग पर लगाओ, हो सकता है बारिश के पानी से मसला हुआ हो। वैसा किया तो वाकई बाइक स्टार्ट हो गई। खैर, जाते जाते रास्ते में हमें एक बाबा जी नजर आए जो सड़क के किनारे खड़े थे। हम सब हैरान थे कि इतने अंधेरे जंगल में ये क्या कर रहे हैं। हम रुके तो इंसान ने बाबा से पूछा, चाचा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? इसराम ने पीछे मजाक से कहा। इंसान अपनी मस्ती में। शायद ये बात बाबा को बुरी लग गई, क्योंकि उनकी आंखें और आवाज बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। उनकी आंखें अजीब तरह की काली और डरावनी थी। बाबा ने कहा, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, मैं यहाँ रहता हूँ। ये सुनते ही हम सब ने वहां ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं समझा। मैंने इसराम को कहा कि अपनी बाइक सबसे आगे रखो, बीच में इनाम और दानियाल वाली बाइक हो और मैं पीछे रहूंगा। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक उसी बूढ़े की आवाज आई, एक जोरदार, अजीब और भारी आवाज। मैंने उससे कहा, भागो यहां से। फिर उसके साथ ही जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाजें जंगल और छोटे छोटे पहाड़ों में गूंज रही थी। उफ, उस वक्त हमारी हालत पूरी तरह टाइट हो चुकी थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन जो छोटे भाई साथ थे, मेरा और वकास का भाई वलीद और दानियाल का दोस्त इंसाम, उनकी फिक्र मुझे ज्यादा सता रही थी। अदनान भाई, होना तो यही था कि आगे रास्ते में एक जगह पानी बह रहा था और वो सड़क के बीचों बीच आ रहा था। जैसे ही वहां पहुंचे तो असराम की बाइक से धुआं निकलने लगा। उसने बाइक रोकी और चेक करने लगा, लेकिन फिर बाइक बंद हो गई। हम सब बाइक को देख रहे थे और मैं फिर से उन सब को उस चाचा की बातें सुनाकर डरा रहा था। उस लम्हे को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। सबको डरा कर मुझे मजा आ रहा था और इसराम भी साथ ही हरकतें कर रहा था। अदनान भाई, हम अपनी बातें जोर जोर से कर रहे थे। शोर शराबा हो रहा था और साथ में बाइक ठीक करने की कोशिश भी चल रही थी। अचानक बहुत सारे पत्थर हमारी बाइक पर आकर गिरे। सब एकदम बिल्कुल खामोश हो गए। सबकी बोलती बंद हो गई। इंसान फौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और भागने लगा, मगर शाम की बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम ऐसे कैसे जा सकते थे? चेक पोस्ट के पास हमने एक मैकेनिक और पंचर की दुकान देखी थी। मैंने कहा कि एक बाइक पर 2 बंदे बैठकर किसी को बुला लाते हैं, लेकिन कोई भी अकेला जाने को तैयार नहीं था। सब डर रहे थे। वकास ने गुस्से में कहा, आना ही नहीं चाहिए था यहाँ, ऊपर से वो भूतिया चाचा भी दिख गया। दान भाई, जैसे ही उसने ये बात कही,
तो अचानक वकास को जोर का थप्पड़ लगा, वो भी पीठ पर, इतना जोरदार कि वो अपनी जगह से आगे को लुढ़क गया। ये देखकर सबके मुंह बंद हो गए। मैं खुद भी घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उस वक्त तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई हाथ उठाए या मारने वाली चीज सामने आए। हालांकि सबसे ज्यादा भूतिया बात तो मैं ही कर रहा था। अदनान भाई सब ने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। जिसको जो आता था, कोई आयतल कुर्सी, कोई कलमा। उसी लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। इतना घुप अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से वकास को थप्पड़ पड़ा उसी चीज के हाथ से जिस पर मैं मजाक बना रहा था, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। अब कहीं ना कहीं मेरी बारी थी, मुझे पढ़ना था। अदनान भाई सब शाम को सुनाने लग गए कि तुम ऐसी बाइक लेकर क्यों आए। खैर मैंने सबको समझाया कि घबराओ नहीं, बिल्कुल पुरसुकून रहना है और सब एक साथ रहेंगे। थोड़ी देर बाद अचानक किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो एक कच्ची सड़क थी, बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक, और हम सब कुछ फासले पर कहीं लाल सी रोशनी से नजर आने लगे। हमें यह भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना हो, क्योंकि वहां जंगल और वाइल्ड लाइफ का चेक पोस्ट भी था। अगर आप गूगल पर पचारन जंगल सर्च करें तो आ जाएगा। खैर हमने सरार की बाइक के प्लग पर थोड़ा पेट्रोल डाला और अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट किया। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई और धुआं निकलने लगा, लेकिन कुछ वक्त बाद धुआं रुक गया। तीनों बाइक्स एक लाइट में चलने लगी। आसमान पर जोर से बिजलियां भी चमक रही थी। अदनान भाई मेरी बाइक 150 सीसी है और उसमें बहुत ताकत है, लेकिन वहां अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने बाइक को पकड़ लिया हो, जैसे बहुत वजनी हो गई हो। मैंने तकरीबन 60-70 की रफ्तार रखी हुई थी, मगर बाइक 40 की स्पीड पर चल रही थी। फिर अचानक झटके से तेज हो गई, जैसे किसी ने पीछे से एकदम छोड़ दिया हो। जब हम चेक पोस्ट पर पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां भी लकड़ी का बैरियर लगा हुआ था और बंद था। नौपर वाली रस्सी खुली हुई थी। मैं और वकास उतरे और बैरियर की रस्सी खोली। उस वक्त हमें जोर से यह एहसास हो रहा था कि कोई बिल्कुल हमारे साथ है। मेरे कानों पर गर्म सांसों की हवा महसूस हुई और वकास के बाल किसी ने जोर से खींचे। वकास ने जोर से चीख मारी। मैंने उसे समझाया कि अभी हमारे छोटे भाई साथ हैं, हिम्मत करो। मैंने फौरन जोर से आयतल कुर्सी पढ़ी और वकास पर भी और बाकी सब पर भी दम किया। हम दोबारा बाइक पर बैठे तो अचानक एक अजीब तरह के कुर्राने की आवाज आने लगी। जैसे हम वहां से निकले तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। बाद में असराम ने बताया कि जब हम दोनों बैरियर खोल रहे थे तो उसने पीछे मुड़कर देखा। चांदनी में वही चाचा खड़ा नजर आया जो बहुत दूर हमारे पीछे आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी, मगर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा ताकि बाकी सब और न डर जाएं। ये मेरी वो कहानी है जो अभी 3 दिन पहले हुई है। मजा भी बहुत आया, एडवेंचर भी था, बारिश भी हुई, लेकिन ये पुरस्कार वाकया हमें डरा भी गया। इंशाल्लाह आइंदा ऐसी जगह छोटे भाइयों के साथ कभी नहीं जाएंगे। अपने तमाम सुनने वालों से कहानी शेयर करिएगा। अभी रमज़ान में मैं इत्तिकाफ में बैठा था अपने मोहल्ले की बड़ी मस्जिद में। वहाँ भी इसराम मेरे साथ था। उस मस्जिद में भी जन्नात के बहुत वाक़यात हुए हैं, खासतौर पर लड़कों के साथ। इंशाल्लाह वो कहानी भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अगर आपके लिसनर्स वो सुनना चाहें तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ जो उस जगह की हैं, जो हमने उस टाइम पे बनाई थी जब हम वहाँ घूमने गए थे, वो भी लाजमी शेयर करिएगा। तो स्क्रीन पे कुछ वीडियो शेयर किए हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये इन्होंने स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस भेजी। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी स्टोरीज भेजते हैं और उस स्टोरी से रिलेटेड उस पॉइंट की कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे वो भी लाजमी शेयर कर दिया करें। इससे सुनने वाले और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं स्टोरी से। थैंक यू। बढ़ते हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपकी डेली कहानी सुनकर सोता हूँ। मेरे घर वालों की भी आदत हो गई है कि वो जब तक आपकी कहानी ना सुने इन्हें भी नींद नहीं आती।
अल्लाह पाक आपको और फैमिली को, सुनने वालों को, सब फैमिली मेम्बर्स को सलामत रखे। मेरा ताल्लुक कराची से है और यहाँ पर मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली भी आपकी वीडियोस देखती है। ये बात सन 2018 की, उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी। मैं उस टाइप का लड़का था कि जो बच्चे घर में रहने वाले होते हैं, जो घर में रहते हैं और जिनका बाहर इतना आना जाना नहीं होता। अगर आउटिंग पर जाना भी हो तो सिर्फ फैमिली के साथ जाना है। मेरी कोई भी दोस्ती वाला सीन नहीं था और उस टाइम पर छोटा था, मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं उस टाइम स्कूल में था। उस टाइम ऐसे ही गुजरा। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बने। मेरा एक दोस्त था और उस टाइम उसकी उम्र 23-24 साल थी। वो मुझसे काफ़ी बड़ा था। वो मेरा दोस्त बना। मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। उनका मेरी फैमिली में भी आना जाना हुआ और हमारी फैमिली भी उनके घर आने जाने लगी। तो मेरा वो दोस्त मुझे ऑफर करता है कि हम 2 दोस्त हैं जो पिकनिक पर जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। मैं दोस्तों के साथ कभी कराची से बाहर नहीं गया था और ना ही रात के टाइम। मैं कभी घर से बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकला। तो मैंने कहा कि आप मेरी फैमिली से परमिशन ले लो, अगर वो जाने देते हैं तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। तो उसने हामी भरी और कहा कि ठीक है, मैं आपकी फैमिली से बात कर लूंगा। उसके बाद वो मेरी फैमिली से बात करता और मेरी फैमिली राजी हो जाती है। उसने मुझे कहा कि हम लोग रात में जाएंगे और अगले दिन शाम या रात को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये किस टाइप की पिकनिक है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। तो बहरहाल वो दिन भी आया जिस दिन हमें जाना था। मैंने अपनी पिकनिक के लिए बस एक ही सूट अपने साथ रख लिया था, क्योंकि एक ही दिन में हम लोगों ने वापस आना था। तो होता कुछ इस तरह है कि मेरा वो दोस्त था, उसके साथ 1-2 दोस्त और भी थे जो उसी की उम्र के थे। उसका जो एक दोस्त था मैं उसे जानता था, काफ़ी बार मैं उससे मिल चुका था, मगर उसका जो दूसरा दोस्त था मैं उसे कभी नहीं मिला था। मेरी मुलाकात उसी दिन उसके साथ हुई थी। तो हम लोग घर से निकलते हैं और बस स्टॉप पर जाते हैं। रात के 10 बजे का टाइम था और हम 4 लोग थे। आपने देखा होगा कि लोकल बसों में छत के ऊपर भी कुछ लोग बैठे होते हैं। मैंने इससे पहले कभी बस का सफ़र नहीं किया था। वो लोगों ने मुझे बस के छत पर बिठाया। ये तीनों भी मेरे साथ थे। छत पर कुछ लड़के और भी बैठे हुए थे। रात का टाइम था, हर तरफ सन्नाटा था। अब यहाँ से सफ़र शुरू हुआ और ये सफ़र 2 घंटे का था। हम लोग छत के ऊपर बैठे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और हम लोग अपना सफ़र एंजॉय करते हुए जा रहे थे। 2 घंटे बाद एक स्टॉप आता है और हम लोग वहां पर उतर जाते हैं। रात का टाइम था तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहां पर है। चारों तरफ सन्नाटा था और बस एक खाली रोड था। हमें भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोग 10 बजे के निकले हुए थे और वहां पहुंचने तक हमें 12-1 का टाइम हो गया था। फिर हम लोग वहां से थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर एक ढाबा था। हमने वहां पर खाना वगैरह खाया। खाना खाकर हम थोड़ा सा फ्रेश हुए। वहां पर फिर जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, वहां पर एक मज़ार है, वहां पर हाजिरी देनी है। और मेरा जो ये दोस्त था वो मौलाना के जो शागिर्द होते हैं वो उस टाइप का था। इस बात का मुझे अंदाज़ा पहले से ही था कि वो इस तरह का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो कितना ज़्यादा पीक पर है। आगे आप लोगों को कहानी के अंदर पता चल जाएगा। बहरहाल हम लोग खाना वगैरह खाकर वॉक करते हुए थोड़ा सा आगे गए। वहां पर किसी की कब्र थी तो उन्होंने वहां पर फातिहा वगैरह पढ़ी। मैं थोड़ा सा साइड पर खड़ा हो गया क्योंकि मुझे ये मज़ार और कब्रों पर जाना वगैरह इस पर यकीन नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। इन्होंने फातिहा पढ़ी और फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर मैंने इन लोगों से पूछा कि हम लोग कहाँ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और रात का टाइम था। वहां रोड पर भी दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ हम 4 लड़के थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि करली झील से पहले एक मज़ार आता है। अब मुझे उस मज़ार का नाम याद नहीं। उस मज़ार पर वैसे तो मेरी फैमिली भी हाजिरी देने के लिए जाती है। मैंने सुना है कि उस मज़ार पर काफ़ी लोग हाजिरी देने जाते हैं। वो काफ़ी बड़ा मज़ार बना हुआ है। बहरहाल उन्होंने मुझे बताया कि हम उस जगह पर हैं। मैंने कहा कि ठीक है,
फिर इन्होंने कहा कि हमें एक और जगह हाजिरी देने के लिए जाना है, तो वहां चलते हैं। अब मैं वहां पर क्या कर सकता था? मैंने कहा ठीक है, और मैं उनके साथ चल पड़ा। अब लोग खुद इस चीज को इमेजिन करेंगे कि एक खाली सड़क है और दूर दूर तक कोई नहीं है, आस पास जंगलात हैं और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तो होता कुछ यूं है कि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक कब्रिस्तान आता है। जब कब्रिस्तान आता है तो मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि हमने कब्रिस्तान के अंदर जाना है, वहां पर एक कब्र है, वहां पर हमने हाजिरी देनी है। जब वो मुझे ये बात बोलता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। ये रात के तकरीबन 2 से 3 का टाइम और ये मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। मगर ये कौन सी पिकनिक है कि मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बहरहाल उसने मुझे कहा कि हमने कब्रिस्तान के अंदर जाकर एक कब्र पर फातिहा पढ़नी है। मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा था, मगर मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग मुझसे उम्र में बड़े भी थे। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जब हम लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं तो चारों तरफ भू का आलम होता है और दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, और हम 4 लड़के जो कब्रिस्तान के अंदर चल रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि वो कब्रिस्तान काफी बड़ा था। अब हम उस कब्रिस्तान के अंदर चल रहे होते हैं, मुझे डर भी लग रहा था, तो मैं उन लोगों के दरमियान में चल रहा होता हूँ। काफी ज्यादा अंदर जाने के बाद बीच में एक काफी बड़ी कब्र बनी हुई थी और इस कब्र के चारों तरफ पुल थे। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये किसकी कब्र है जो हम इतना दूर से सफर करके आए, रात का टाइम हो रहा है और तुम मुझे कब्रिस्तान ले आए हो, ये काम तो हम सुबह भी कर सकते थे। तो उसने कहा कि नहीं, ये काम सुबह नहीं हो सकता, ये सिर्फ रात का काम है। और फिर वो लोग वहां पर बैठ जाते हैं। जब वो बैठते हैं तो मजबूरन मैं भी वहां पर बैठ जाता हूँ। उस टाइम मेरी हल्की फुल्की बातचीत मेरी एक कजन से थी, तो मैं उससे चैट कर रहा था, जिसको पता था कि मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ। मैं उसके साथ मुसलसल चैट कर रहा था, उसे बता रहा था कि अब हम इस जगह पर हैं और अब हम इस जगह पर। इस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए मैं उसके साथ चैट पर लगा हुआ था ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए। तो मैं उसको हर चीज बता रहा था। फिर वो मेरी कजन मुझे कहती है कि ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, आप लोग अपना एंजॉय करो, हमारी इतनी बात होती है। और फिर वो सोने के लिए चली जाती। जब हम लोग वहां पर बैठे होते हैं तो जो मेरा दोस्त था वो मुझे कहता है कि ये जो कब्र के चारों तरफ आपको 4 पुल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जिन्नात है और यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है जो इस कब्र की हिफाजत करते हैं। जब उसने बात बोली तो अदनान भाई यकीन करें मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अब खुद इमेजिन करें कि आप रात के टाइम में कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और आपको पता चले कि आपके चारों तरफ जो पोल है इन पर जिन्नात का बसेरा है, तो क्या हालत होगी आपकी। वो जो कब्र थी, ये तीनों उस कब्र की साइड पर जाकर बैठ जाते हैं और मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। तो मैं भी डरते डरते बैठ जाता हूँ। अब मेरा दोस्त मुझे कहता है कि अपने दोनों हाथ कब्र के ऊपर रखो। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मैं इस पे हाथ क्यों रखूं। तो वो कहता है कि तुम हाथ रखो और जब तक मैं ना कहूं तुमने हाथ नहीं हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो ये बात बोलता है तो मुझे खौफ आने लग जाता है। यकीन करें कि उस टाइम मुझे इतना खौफ आता है कि मुझे अपने दोस्तों से भी खौफ महसूस होने लग जाता है। बहरहाल ये मेरे दोनों हाथ उस कब्र के ऊपर रखवा कर मुझे कहता है कि अपना सर नीचे झुका लो, और वो तीनों खुद भी अपने दोनों हाथ कब्र के ऊपर रखकर अपने सर नीचे झुका लेते हैं। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे जो बराबर में दोस्त था जो मुझे लेकर गया था, उसके बराबर में जो उसका दोस्त था, तो उसकी आवाज आई, मगर वो आवाज उसकी खुद की नहीं थी। पहले उसके गुर्राने की आवाज आई तो मैं खौफ में आ गया, क्योंकि पहले आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगा। आपने देखा होगा कि अक्सर कुत्ते भौंकने से पहले गुर्राते हैं। उस तरह की आवाज आने लगी कि कोई है जो बहुत शदीद गुस्से में है। अब मैंने सर नीचे झुकाया हुआ है और मैं डर के मारे हाथ भी नहीं उठा रहा कि कहीं ऐसा ना हो मैं हाथ हटाऊं और ये जिन्नात मेरे ऊपर आ जाए।
अदनान भाई, होता ये है कि उस लड़के के ऊपर हाजिरी हो चुकी होती है और फिर गुर्राने के बाद उसकी चीखों पुकार इतनी ज्यादा हो जाती है, वो इतनी जोर से चीखों पुकार कर रहा होता है कि पूरे कब्रिस्तान में उसकी आवाजें आ रही होती हैं और ऊपर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी इतनी ज्यादा हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो कुत्ते अभी हमें मार देंगे। कुत्ते मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे थे, मगर दूर दूर से कुत्तों की बहुत ज्यादा भौंकने की आवाज आ रही थी। वो लम्हा मेरे लिए कितना खौफनाक था मैं आपको बता नहीं सकता। जब वो चीख रहा होता है तो मैं अपने उस दोस्त को कॉल करता हूँ जिससे मैं बात कर रहा था। मेरा एक हाथ कब्र के ऊपर होता है और दूसरा मैं डर के मारे नीचे कर लेता हूँ। तो मैं अपनी उस कजन को कॉल करने लग जाता हूँ और 3-4 बार कॉल करने के बाद अल्लाह का शुक्र है वो मेरी कॉल अटेंड कर लेती है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो मैं उस टाइम कुछ बोल तो नहीं पा रहा होता, मगर उसको भी वो आवाज़ें आ रही होती हैं जो वो चीख रहा होता है। तो फिर मैं उसको मैसेज पर सारी बात बताने लगता हूँ कि इस तरह से हम लोग कब्रिस्तान में आए हैं और यहाँ पर ये मामला चल रहे हैं। तो वो भी डर जाती है। अब आप खुद सोचें कि एक बंदी कॉल पर है और वो सिर्फ आवाज़ें सुनकर डर रही है और दूसरा बंदा जो वहाँ पर मौजूद है और एक हाथ उसने कब्र पर रखा हुआ है, उसके साथ ही सब हो रहा है, तो उस पर क्या बीत रही होगी। मेरी वो कज़न मुझे हौसला दे रही होती है कि कुछ नहीं होता, हौसला रखो और जो वो बोल रहे हैं बस चुप करके वो करो। वो मुझे तसल्ली देती है ताकि मैं घबराऊं नहीं, वो मुझे दिलासा दे रही होती है। अब वो क्या खौफ का आलम था मैं आपको क्या बताऊं। उस टाइम शोर क्या कम था कि उसके साथ जो लड़का बैठा हुआ था वो भी चीखने चिल्लाने लग गया। उसके अंदर से भी मर्द और औरत की आवाज आ रही थी। उन दोनों की चीखम पुकार इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जो मेरी बराबर में दोस्त होता है वो सर नीचे रखकर बैठा होता है। मैं उस टाइम बिल्कुल रोने वाला हो जाता हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो चीज अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल वैसी है। तो बड़ी हिम्मत करके मैं इसको हल्का सा हाथ मारता हूँ और कहता हूँ, ये क्या हो रहा है, इसको बंद करवाओ, ये सब क्या है। तो वो कहता है कि हाथ मत हटाओ, अपने हाथ ऊपर रखो और अपना सर नीचे रखो। ये बात बोलकर वो मुझे चुप करवा देता है। अदनान भाई, आप यकीन करें कि जब मैं अपना सर नीचे झुकाता हूँ तो मुझे अपनी साइड विजन से नजर आता है। बाकायदा वहां पर एक साया खड़ा होता है जिसका कद काफी लंबा था। मैं बस उसको अपने साइड विजन से देख रहा था। क्योंकि मेरी गर्दन नीचे थी तो मैं उसे पूरा नहीं देख पा रहा था और मुझे खौफ भी आ रहा था। फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे चारों तरफ कोई है जो हमें घूर घूर कर देख रहा। आधे घंटे तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं और ये एक्टिविटीज होती रहती हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी हालत कितनी नाजुक हो गई थी और मेरी वो कजन जो कॉल पे मेरे साथ थी उसकी तो आवाजें सुनकर ही हालत खराब हो गई थी। और फिर जो मेरे साथ वाला दोस्त होता है वो कब्र से अपने हाथ हटाता है और इन दोनों को अपने गले लगाकर कुछ पढ़ने लग जाता है और मुझे कहता है कि तुम हाथ मत हटाना जब तक मैं ना कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं कब्र के ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। ना मुझे वहां रास्तों का पता था, ना मैं अपनी फैमिली को कॉल कर सकता था। मैं उन्हें कॉल करके क्या बताऊं कि मैं किस अजाब में आ गया हूं। खैर वो उन पर कुछ पढ़ाई वगैरह करता है काफी देर तक। उस टाइम भी वो चीख चला रहे होते हैं। ये कुछ पढ़ता रहता है और फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। फिर मैं अपने उस दोस्त से कहता हूँ कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे अभी के अभी जाना है। पहाड़ में गई ये पिकनिक मैंने बहुत एंजॉय कर लिया, अब तुम मुझे घर लेकर चलो। तो अदनान भाई मुझे आगे से क्या बोलता है कि ये तो बस अभी शुरू हुआ, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर सोना भी है इसी जगह पर। अदनान भाई जब उसने ये बात की तो मुझे चक्कर से आने लग गए कि ये क्या बात कर रहा है। मैं वहां पर जो सब कुछ देख चुका था, क्या ये कम था जो कह रहा था कि अभी हमने रात भी यहीं पर गुजारनी है, लेटकर, वो भी कब्रिस्तान के अंदर। आप यकीन करें कि मेरी हालत ऐसी हो गई
कि मेरा दिल फटने वाला हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने वहां से हाथ हटाकर कोने पर चादरें बिछाई और ये तीनों वहां पर लेट गए। और अब ये मुझे भी कहने लगे कि तुम भी लेट जाओ, कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं उनको क्या बताऊं कि कैसे सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ मैं देख चुका हूं और देख रहा हूं, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा हूं। मैं क्या बताऊं कि खौफ से मेरी हालत क्या है। खैर, मेरी जो कज़न होती है, मैं वहां से थोड़ा सा साइड पर होकर कॉल पे उसे सारी बात बताता हूँ कि ऐसे से मेरे साथ हो रहा है। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती और मुझे कहती है कि आप यहाँ से भाग जाओ और घर आ जाओ फौरन। अब मैं उसे क्या बताऊँ कि मैं कब्रिस्तान के अंदर हूँ और यहाँ पर मुझे रास्तों का भी नहीं पता, रात का टाइम है, मैं कहाँ पर जाऊँगा। फिर मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, आप जाकर सो जाओ, आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गई है, मैं कुछ करता हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। अब ये तीनों वहाँ पर लेटे होते हैं और मैं वहाँ आकर दीवार के साथ चिपक जाता हूँ। उस कब्र के चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, तो मैं उस दीवार के साथ एक टेक लगाकर चिपक जाता हूँ। मैंने अपने पाँव तक समेटे होते हैं। मैं वहाँ पर दुबक कर बैठ जाता हूँ और ये तीनों वहाँ पर लेटे होते हैं। तो अदनान भाई, मैं क्या देखता हूँ कि जो पोल मेरे सामने था उसके जो बराबर में पोल था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वहां पर चलता हुआ गया और आगे जाकर वो एकदम से गायब हो गया। जब मैं वो चीज देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और मैं अपने दोस्त को हिलाता हूँ। वो सो चुका होता है, वो उठता है तो मैं उसको बताता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज थी जो अभी यूं गई थी। तो वो मुझे कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि यहाँ पर जिन्नात है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा था, तो तुम चुप करके सो जाओ, इन चीजों पर इतना गौर नहीं करो। तो मैं उससे बोलता हूँ कि यार मैं कैसे सो जाऊं, तुमने मुझे बीच कब्रिस्तान में लाकर बिठा दिया और तुम ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि यहाँ पर जिन्नात है और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ पर सो जाऊं। मैं कैसे सो जाऊं और तुम मुझे पिकनिक का बोल कर क्यों लाए। ऐसे करके मैं इस पर थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ। तो कहता है कि हमारी पिकनिक ऐसी होती है और हम हर साल ऐसे ही आते हैं। अब वो मुझे दिलासा देने लगता है, ये कुछ भी नहीं है, बस तुम आंखें बंद करो और मेरे साथ लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। तो फिर मजबूरन मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करता हूँ और उसकी साइड में उसके साथ लेट जाता हूँ। तकरीबन 1.5-2 घंटे ही गुजरे होंगे कि इसके बाद फजर की अजानें हुई। तो ये तीनों उठे और इसके बाद इन्होंने कहा चलो अब यहाँ से चले। अब मेरी जान में जान आई कि चलो शुक्र है कि इन्होंने यहाँ से जाने का बोला। अब मुझे ये था कि मुझे किसी भी तरह से बस घर जाना था। इसके बाद ये लोग चादरें वगैरह समेटते हैं और हम लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। नान भाई, जब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो जिस पुल के पास मैंने वो साया देखा था, मैं क्या देखता हूँ कि उसी पुल के ऊपर कोई बैठा हुआ है जो बिल्कुल एक साये की तरह है, जो बिल्कुल काला साया है। मुझे सिर्फ उसकी सफेद आंखें नजर आई। वो 2 हाथ और 2 पैरों के बल बैठा हुआ था जैसे एक जानवर होता है। जब मैं देखता हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाता हूँ। मैं उनको ये बात नहीं बताता क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं डर तो रहा हूँ ऐसा ना हो कि मैं उनसे बोलूं और ये लोग मुझ पर गुस्सा करें, मुझे कुछ बोल दें या मुझ पर ही कुछ करवा दें। तो इस डर के मारे अब मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलता। तो मैं बस दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और उनके साथ उस कब्रिस्तान से निकलने की करता हूँ। जब हम लोग वहां से निकलते हैं तो जिस मजार का मैंने आपको बताया था, जिस पर मेरी फैमिली भी जाती रही, 1-2 बार मैं उनके साथ ही गया हूँ। जब हम लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं तो वो जगह आ जाती है। तो अब मुझे समझ आ रही होती है ये कौन सी जगह है। बहरहाल हम लोग वहां पर जाते हैं, फजर का टाइम होता है। मैं वहां नमाज पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस जगह से निकाल। फिर वहां पर किसी और की कब्र थी, इन्होंने वहां पर भी फातिहा पढ़ी। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि बस अब मुझे घर जाना है, मैं मजीद यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बता कर लाया था कि हम लोग यहाँ से शाम को ही जाएंगे, अभी हमें यहाँ से कोई बस भी नहीं मिलेगी क्योंकि सुबह का टाइम है।
मैं अपनी फैमिली को भी कॉल नहीं कर सकता था, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मैं मजबूर था, जो वो मुझे बोल रहे थे मुझे वो वैसा ही करना था। मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। अगर आपको रास्तों का और बसों का पता हो तो आप चले भी जाओ, मुझे किसी चीज का भी पता नहीं था। मैं पहली बार उस तरह से अपने दोस्तों के साथ निकला था, और वो जो मुझे बोल रहे थे मुझे करना पड़ रहा था। फिर जब दिन होता है तो पता नहीं ये लोग मुझे किन किन मज़ारों पर लेकर घूमते हैं। पूरा दिन शाम, और फिर मैंने उन मज़ारों पर इतनी हाजिरियां देखी कि लोग वहां पर जाते हैं और उन पर जिन्नात हाजिर हो जाते। अब सारा दिन मैं ये चीजें देख देख कर आदी हो चुका था। आपको तो पता है कि दिन के टाइम बंदे को इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हर जगह पर चहल पहल हो जाती है, तो इतना खौफ महसूस नहीं होता। मगर जो रात के टाइम मेरे साथ हुआ उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल के रख दी। मैं शाम तक उनके साथ मज़ारों पर घूमता रहता और ये सारी चीजें देखता रहता। सारी चीजें देख देख कर मैं तंग आ चुका होता हूँ। शाम के टाइम हम लोग बस पकड़ के घर आ जाते हैं। जब मैं घर आता हूँ तो आप यकीन करें मुझे इतना तेज बुखार होता है, मैं 3 दिन तक बेड से भी नहीं हिल सका। इतनी शदीद बुखार में मैं 3 दिन तक पड़ा रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को ये बात बताई कि इस तरह से ये लोग मुझे पिकनिक का बोल कर लेकर गए थे, तो ये मुझे इस तरह की पिकनिक करवा के लेकर आए। फिर मेरी फैमिली भी इन्हें बहुत सुनाई और उनके घर आना जाना भी बंद कर दिया। उसके बाद उसका भी मेरे घर आना बंद कर दिया कि वो मुझसे नहीं मिलेगा, और मुझे भी मना कर दिया कि अब तुम बाहर किसी दोस्त के साथ नहीं जाओगे। ये मेरा पहली दफ़ा एक एक्सपीरियंस था जो कि इतना गंदा गया, और उस टाइम मेरी उम्र छोटी थी, तो मेरे साथ ही हादसा हुआ। बहरहाल इस पूरी स्टोरी में जो लुब्बे लुबाब था, वो 2 जो लड़के थे, उसके जो दोस्त, उन पर जिन्नात का साया था। वो वहाँ पर न जाने किस तरह हाजिरी देने जाते थे, और वो हर साल देते थे। इस दफ़ा वो मुझे साथ ले गए थे, और ये वाक़या मेरे दिमाग में आज तक ज़हन नशीन है। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक छोटे से वाक़े की तरफ जो मेरे साथ खुद पेश आया। जैसे कि मैंने स्टोरी के शुरू में बताया था, तो बात कुछ इस तरह है कि हमारा बाइकर्स का ग्रुप है। हम लोग बाइकों पर नॉर्दर्न एरियाज ट्रिप करते हैं। ये बाइकें नॉर्मल नहीं होती, कुछ हैवी बाइक्स हैं जिन पे हम ऑफ रोड भी करते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में। तो एक दफ़ा हम कश्मीर के एक एरिया लीपा वैली का है, और पूरा दिन सफ़र करके हम लीपा वैली के गेस्ट हाउस में रुके। सब लोग वहाँ फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, और फिर बॉन फायर करके सब आसपास बैठ गए। अब सीन ये था कि हमें रात में उस जगह को एक्सप्लोर करने का दिल हुआ, चाय की तलब हुई, तो हमने कहा निकलते हैं कहीं चाय पीते। मेरे साथ एक और साथी था, जो हम लोग वहाँ से निकले और चाय का ढाबा ढूंढने लगे। बहुत दूर हमें एक लाइट नजर आई। हम लोग वहाँ पर गए और इत्तफाकन वो एक चाय की ही जगह थी। हमने अच्छी सी चाय बनवाई और वो चाय हमें बहुत अच्छी लगी। थोड़ी गपशप की और फिर वहाँ से वापसी गेस्ट हाउस के लिए निकले। अब यहाँ बताता चलूँ, ये जगह ऐसी थी कि एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ ढलवान, और वो एक कच्चा रोड है जो कि बहुत ही सुनसान रोड था। अब हम लोग एक ही बाइक पे गए थे कि सिर्फ चाय पीने जाना है तो एक ही बाइक ले चलते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था और एक मेरा साथी जो आगे बाइक चला रहा था कि अचानक पहाड़ के ऊपर से मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है और हमें देख रहा है। कोई शैडो सा था, उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर मैंने अपने साथी को कहा कि बाइक भगाओ, और लिटरली मेरी चीखें निकल गई। जैसा कि मैं अभी आपसे वीडियो शेयर करूंगा, उसमें आप सुन सकते हैं कि मैं चीख रहा हूं कि बाइक भगा। अब मुझे डर ये था कि ये पैनिक में बाइक गिरा ना दे, हम गिर ना जाए। मैं उसे ये भी कह रहा हूँ आराम आराम से आराम से आराम से, लेकिन मैं उसे कह रहा हूँ बस भागो यहाँ से। वो बहुत खौफनाक सीन था। वो टाइम था जब हमें डर लगा और डर का एहसास हुआ। अभी स्क्रीन पे मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। ऊपर पहाड़ पे कोई बाइक क्या हुआ है? क्या हो गया? अभी हम लोग आए हुए थे लीपा वैली।
میں اور میرے ساتھ یہ سیف ہیں. ہم لوگ رات کو نا ذرا ہوٹل سے ہینگ آؤٹ کرنے ذرا باہر نکلے. موسم بہت اچھا تھا. اچھا سیف ذرا لائٹ گھمانا. ابھی جو سین ہوا ہم لوگ پینک ہوئے, شاید ہیڈ لائٹ آن کرنا ہے. میں اس جگہ, ہم لوگ اس جگہ پہ تھے. یہ ہائٹ ہے, یہ ماؤنٹین کی ہائٹ ہے. یہاں پہ ہم نے کوئی چیز دیکھی. اب انسان تھا, ہم نے بائک بھگا دی اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آئے ہیں یہاں پہ. حالانکہ ابھی ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. یہ نیچے یہ اس کی ڈلوان ہے اور یہ ہائٹ ہے, لیکن ہم چلے بھائی سیف سے میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی. میں نے کہا سیف واپس چلتے ہیں, دیکھیں کیا سین ہے. ہوئی ڈر لگ رہا ہے بالکل. اتنا سنسان روڈ ہے, آپ پیچھے دیکھیں بالکل اندھیرا, نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ. دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی. سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا, اور اگر آپ نے یہ دوسری ابھی تک نہیں سنی جا کر لازمی سنی گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت, ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں. اللہ